हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आज किस नए वीडियो पर स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है सर्व विभाजन। आज हम हिंदी बताने वाले हैं। एक ही वीडियो, वन शॉट वीडियो होगा, जो आप लोगों को एक वीडियो में सारी चीज़ इसमें मिल जाएगा। पहले तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके में आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, जो भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, उससे रिलेटेड होगा। जो स्पेशली हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली रहेगा। और भी अदर कोई भी मिलता जुलता जो भी बोर्ड है, इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम स्पेशली पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग बिहार बोर्ड से अगर जुड़ा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं आज का हिंदी। उसके बाद इसमें मैथमेटिक्स का भी आएगा और संस्कृत से रिलेटेड भी। ये 3 सब्जेक्ट के ज़्यादातर इस पर आता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखना है हम लोगों को क्या है, थोड़ी सी इस पर देखना होगा। इस पर क्या है, सबसे पहले है जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। क्या करते हैं, सही, सिर्फ वही कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप सिर्फ एक किस्मत वाले हैं। औरों के लिए क्या है, हम किस्मत वाले हैं। देखो, जो हम लोग मेहनत देखते हैं वही सिर्फ मान सकते हैं कि मेहनत करते हैं, और औरों के लिए तो लगते हैं सिर्फ हम किस्मत वाले हैं। तो आप लोग को ये पहला चैप्टर है। हो सकता है मुझसे बहुत सारा त्रुटि हो सके, गलतियां हो सके, तो उसको क्षमा करके आगे आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को बनाए हैं। कोशिश करेंगे इससे अगला वीडियो जो आए इससे बेहतर आए। अपने ओर से डेली बाय डेली बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आप सुबह और मिलता रहे। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे जो है, आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, भीमराव अंबेडकर। ये क्लास किसके लिए है, क्लास ये 10th के लिए है। किसके लिए है, तो क्लास ये 10th के लिए है। और इसमें बताया जाए तो कौन सा होगा, तो ये बिहार बोर्ड के लिए होगा। किसके लिए होगा, तो बिहार बोर्ड के लिए होगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये बिहार बोर्ड के लिए होगा। इसके चैप्टर आगे हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है, तो इसके आगे जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं बाबा साहब, मतलब भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे, यहाँ पे देख सकते हैं। बाबा साहब, इस कहानी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसका जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम किया गया था, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसका जन्म जो था, उसका जन्म, यहाँ पे जन्म क्या था, इसका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था, महू मध्य प्रदेश। महू स्थान का नाम है, और मध्य प्रदेश जो है राज है। मध्य प्रदेश क्या है, राज है। और कौन सा परिवार में हुआ था, वो एक दलित परिवार में हुआ था। ये जितना भी इसमें दूसरा अंडरलाइन किया गया है और दूसरा कलर में है, ये सभी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद कहते हैं मानव मुक्ति पुरोधा बाबा साहब अपने समय में सपठित। उसके बाद इसमें मानव मुक्ति के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित, क्या होता है, सुपठित मतलब सबसे जानने वाले और आज्ञाकारी, मतलब भीमराव अंबेडकर थे। जिन्होंने जन्म में, मतलब क्या कहता, ये दिनों में एक था, सुपठित में सबसे एक था। प्राथमिक स्कूल, उसके बाद क्या होगा, प्राथमिक स्कूल के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा
के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन। बड़ौदा नरेश क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसके प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मतलब होता है जो हम लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जो छात्रवृत्ति से वो बड़ौदा नरेश क्या किया, इसमें छात्रवृत्ति इसको दिया, उस छात्रवृत्ति के अनुसार इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए क्या किया, उच्चतर मतलब हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गया, वो कहाँ गया है, कहाँ गया है, न्यूयॉर्क अमेरिका गया। कहाँ गया है, न्यूयॉर्क अमेरिका गया है। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ से वो क्या किए, फिर वहाँ से उन्होंने लंदन अमेरिका चले गए। फिर वहाँ से वहाँ क्या किए गए, लंदन अमेरिका चले गए और उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक, मतलब संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और क्या होता है, पूरा वैदिक, वाङ्मय और अनुवाद के जरिए पढ़ा। तो इतना जो बुक था क्या क्या है, अनुवाद करके उन्होंने बुक को अच्छे तरह से पढ़ा है, क्या क्या है, पढ़ा है। और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह के स्थापनाएं प्रस्तुत की। मतलब प्रस्तुत मतलब अपने अपने भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के क्या किया, उसको बातों को रखा और प्रस्तुत समाज और ऐतिहासिक में अपना कार्य किया। उसके बाद यहाँ के बाद क्या है, सब मिलकर वे ऐतिहासिक मीमांसक, क्या होता है, ऐतिहासिक मीमांसक, विधिवेता, क्या होगा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात, क्या हुआ, व्याख्यात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्याख्यात मतलब प्रसिद्ध होता है और विस्तार से उन्होंने क्या हुआ, बनकर उभरे, क्या हुआ, उससे बनौने उभरे हैं। उन्होंने क्या किया, इस सब जो जितना भी किताबें हैं, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्र, शिक्षापद, इसमें क्या हुआ, उभर के उतरे। कौन उतरे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद क्या है, स्वदेश, यहाँ पर कह रहा है स्वदेश। स्वदेश मतलब होता है खुद के देश। स्वदेश में कुछ क्या क्या है, समय उन्होंने क्या किया, कुछ समय वो वकालत भी किया, क्या किया, कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। उसके बाद समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय मतलब हुआ है कि इसको जानकारी और उसमें रुचि रखता था, क्या करता था, सामाजिक और राजनीतिक में बेहद सक्रिय और भूमिका निभाते हुए उन्होंने कम किया। मतलब जो था सामाजिक और आर्थिक जो भी इसमें राजनीतिक था, उसमें उनको बहुत रुचि उसको था, तो उसमें बहुत उसमें काम भी किया, उसको रखता था। उसके बाद अछूतों और क्या होता है, स्त्रियों के लिए वो बहुत सारे काम अलग अलग किए हैं। उसे मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने उनके चिंतन व रचनात्मक मतलब होता है उनकी चिंता जो थी और उनकी रचनात्मक जो मतलब लिखते थे, उस मुख्य 3 प्रकार के प्रेरक व्यक्ति थे। उसका प्रेरक जो था मतलब उसका व्यक्ति जो था, 3 गो व्यक्ति था। कौन था, पहला था इसमें बुद्ध, पहला क्या था, बुद्ध। उसके बाद दूसरा था यहाँ पे कबीर, उसके बाद तीसरा था यहाँ पे ज्योतिबा। ये तीनों व्यक्ति बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यह फूले भारत के संविधान निर्माण में क्या हुआ, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ मतलब उसका कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, भारत के संविधान में बाबा साहब ने एकाग्र मन कहने को लगातार उसमें संविधान के निर्माण में उन्होंने काम किया और अपना महंती मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। तो कौन निभाया है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन निभाया है, तो भीमराव अम्बेडकर मतलब बाबा साहब ने एकनिष्ठ मतलब इससे ज़्यादा किसी बुक या किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जितना इस पे दिया है। उसके बाद क्या है, संपर्क के कारण ही वह हम आज उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब उसको संविधान का निर्माता भी कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं। जो संविधान को लिखने वाले क्या हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद क्या है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसका श्रद्धांजलि जो है मतलब जब उसका निधन कब हुआ था,
दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कितने में हुआ था? दिसंबर 1926 मतलब 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। बाबा साहब का निधन हो गया। ये चीज़ आप लोगों को जितना भी था ये याद रखना होगा। तो इसके बाद देखिए, इसमें जाति लोग क्या करते थे, इसमें जो समाज के कार्य करते थे, तो समाज में बहुत सारा जातियाँ बांटे जाते थे। पहले इसमें क्या करते थे, लोगों को जैसे था, इसमें थोड़ा सा पीछे चलते, इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं। लोगों को क्या करते थे, लोगों को यहाँ बताते हैं, लोगों को काम के अनुसार बांटना चाहिए, या उसके जाति के अनुसार, या उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। व्यवहार क्या होगा यहाँ पे, पहले 1 मिनट सुन लीजिए, क्या होगा यहाँ पे, व्यवहार। व्यवहार से उसको पहचानना चाहिए। तो हम मेरा मानना है और किसी को मानना है, बाबा साहब का कहना था, किसी को व्यवहार से या कर्म से नहीं मानना चाहिए, उसको जो भी है आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहिए, ताकि वो अपने अनुसार जी सके, कभी उसको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। तो फिर चलते हैं आगे इसमें। फिर यहाँ पर कहते हैं बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। कितना लिखे? अनेक पुस्तकें लिखी है। उन्होंने क्या किया? अनेक पुस्तकों लिखी है। उन्होंने अनेक पुस्तकों लिखी है। 1 मिनट। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। अब उस पुस्तकों में जो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर बार, उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या किए हैं, उसको कलर कर दिए हैं, वो सब बहुत ज़रूरी है। उनकी प्रमुख रचनाएं का मतलब है जो लिखा है भाषण के द्वारा, इसमें भाषण में। उसके बाद सबसे पहला है द कास्ट इन इंडिया। ये बुक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तब क्या है, देयर मैकेनिज्म, और क्या है, जेनेसिस, और क्या एंड डेवलपमेंट। ये सब बुक उतना पूछा नहीं जाता, जो भी है उसमें हम लगा चुके हैं। इसके बाद क्या है, द अनटेबल्स हु आर द, ये बुक पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, हु आर द सुधराज बुक कहा जाता है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब बुक पूछा जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये बुक पूछा जाएगा। उसके बाद क्या थॉट्स ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स, ये पूछा जाएगा, लिग्विस्टिक स्टेट्स। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वुमेन, क्या है, एलिहेशन ऑफ कास्ट। आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, उसके बाद क्या है, नाम से उन्होंने क्या किया, 21 खंडों में प्रकाश किए थे। 21 खंडों का मतलब हुआ 21 गो पुस्तकों उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया एक साथ। उन्होंने क्या किया, 21 पुस्तकों ने प्रकाशित किया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे प्रस्तुत पाठ साहेब बाबा साहब कहते हैं विख्यात मतलब है विस्तार से भाषण को एलिहेशन ऑफ द कास्ट, इधर भी बताए थे। एलिहेशन ऑफ कास्ट, ये बुक भी बहुत ज़रूरी है कि ललई सिंह यादव, मतलब इसके जो बुक लिखा था, इसमें कब हुआ था, इसमें क्या था, ललई सिंह यादव द्वारा क्या किया गया था, ये बुक हिंदी रूपांतरण मतलब होता है परिवर्तन किया गया था। रूपांतरण मतलब परिवर्तन किया गया था। यहाँ पे जाति भेद का इसमें प्रकाश डाला गया था। किंचित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण जाति पाति और जाति प्रथी होगा, यहाँ पे सॉरी मिस करना, जाति प्रथा होगा, जाति प्रथा, यहाँ पे माफ़ करना, जाति प्रथा क्या होगा, जाति प्रथा होगा। जाति प्रथा तोरक वंड में लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1956 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था।
1956 में क्या 36 में क्या किया गया था, तैयार किया गया था लाहौर में। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो भी भाषण में पारित किया गया था अध्यक्ष में, उसको क्या किया गया था, इसमें अधिकरण इसमें पारित नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाया। कोई भी बुक प्रकाशन करने के लिए किसी के सहमति की जरूरत पड़ता था, उस पर सहमति नहीं बन पाया। इसके बाद कारण कह रहा है, कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। क्या हो गया, स्थगित मतलब रुक गया था। और यह क्या क्या है, पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र क्या कर दिया, स्वतंत्र पुस्तिका का एक रूप दिया। स्वतंत्र पुस्तिका का रूप एक अलग क्या कर दिया, उसको नाम दिया। और प्रस्तुत आलेख में वे क्या है, भारतीय समाज भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन मतलब मध्य वर्ग के लिए अवशिष्ट मतलब होता है इसके अलावा संस्कारों में रूपांतरण और बरकरार जाति प्रथा पर जाति प्रथा के बारे में इन्होंने काम किया है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे उसके बाद मानवीयता, उसके बाद क्या है, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। क्या करता था वो, सही अपने दृष्टि से मनभाव से क्या करता था, सभी को विचार करते थे। कौन करते थे, बाबा साहब। उसके बाद जाति प्रथा को विषम पूर्वक मतलब हुआ है उसको सही नहीं मानते थे। जाति प्रथा को बाबा साहब कभी सही नहीं मानते थे, क्योंकि वो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। जैसे सामाजिक आधारों के रूढ़ मतलब गलतियाँ, पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी क्या अस्थवाता कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विधिवेता दृष्टिकोण उभर सका। एक कोण भी दृष्टि से उभर सका। भारतीय लोकतंत्र भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत क्या है, शिक्षा प्रदत्त है। शिक्षा प्रदत्त कहने का मतलब हुआ है शिक्षा से भरा हुआ ये हुआ देश है। इसके कारण क्या है। इसके बाद यहाँ पर होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब इसमें कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उसके ऊपर ही था। यहाँ पे इससे कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी के बाद चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है उसके बाद चलेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यह विडम्बना है कि बात मतलब विडम्बना का अर्थ होता है क्या होता है, आश्चर्य। विडम्बना का होता है क्या बात होता है, आश्चर्य। विडम्बना के मतलब क्या होता है, आश्चर्य। विडम्बना का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। उसके बाद इसमें चलेंगे, विडम्बना का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। इसके बाद कहता है यह आश्चर्य की बात है कि इस युग में क्या कहता है, इस युग में मतलब इस जो युग चल रहा है अभी, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों को कहने का मतलब हुआ जातिवाद जो करने वाले हैं उसकी कमी लोगों की या जो भी लोग करते हैं उसकी कमी नहीं है, इसके पोषक मतलब इसके मतलब लोगों को मतलब क्या होता है, इसके आधार पर इसका समर्थन करते हैं। तो पोषक जो भी लोग थे इसको साथ देने वाले, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, उसका आधार पर समर्थन करते थे। और समर्थक क्या होता है, समर्थन के एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज मतलब आधुनिक में जो होता है सब कुछ से भरा हुआ समाज जो होता है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इस और चूंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन है। जाति प्रथा क्या है, लोगों को अलग करने की एक प्रथा है। लोगों को अलग करने की या तोड़ने की, विभाजन करने की, अलग करने की क्या प्रथा है। ये बाबा साहब का
कहना था। उसके बाद क्या है, दूसरा रूप यह भी है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें देखो कह रहा है कि इसमें बुराई मतलब क्या है, जाति प्रथा करने वाले लोग होते हैं जो लोगों को अलग करते, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के लिए संबंध में पहली बात यह है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी, कोई लोग क्या करता है, उसके पहले जो काम था तो उसके कामों के आधार पर जातिवाद करते थे। कामों के आधार पर अगर कोई धोबी है तो धोबी का काम ही कर सकता है, कोई मोची है तो मोची का काम ही कर सकता है, कोई जिस जाति का है उसी जाति का जो भी काम है वही कर सकता था। पहले क्या था, माँ के पेट में बच्चे रहते थे, उसका कार्य निश्चित कर दिया जाता था कि यही उसको करना ही है। लेकिन अभी के तौर पे जातिवाद तो है, लेकिन उस स्तर पे जातिवाद नहीं है जो कि जातिवाद पहले माना जाता था। क्योंकि अगर अभी सभी को स्वतंत्र ये है कि अपने कामकाज अलग अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन पहले ये नहीं था, उसके जाति के अनुसार था। जातिवाद तो अभी भी माना जाता है, लेकिन उतनी जातिवाद नहीं मानी जाती है, कहीं न कहीं कम हुआ है। ठीक है, यही कहता है कि जातिवाद रूप लिए हुए हैं। उसके बाद श्रम विभाजन का निश्चय क्या होता है, निश्चय तो निश्चय सभ्य समाज, एक मिनट, ठीक है, क्या कहते हैं, निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता पड़ती है। सभ्य मतलब कहता है सभी चीज़ से भरा हुआ समाज की आवश्यकता हमारे देश पर कहीं भी गांव में पड़ती है। परंतु किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न क्या होता है, विभिन्न वर्गों में क्या होता है, अस्वाभाविक विभाजन करती है। अस्वाभाविक मतलब होता है कि विभाजन, स्वाभाविक मतलब होता है क्या, इसको सही तरह से मानना। अस्वाभाविक मतलब जैसे श्रमिकों की व्यवस्था में जो क्या है, विभिन्न मतलब अलग अलग वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। मतलब क्या होता है, अलग अलग इसमें वर्गों को बांट देती है। अलग अलग वर्गों में क्या करती है, विभाजन मतलब बांटना होता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक मतलब अलग अलग अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, ये जो कह रहा है यहाँ पे कि इसमें जो इसमें दिया हुआ एक दूसरे को भी अपेक्षा ऊंच नीची, जाति अगर दिखता है तो आप ऊंच नीचे की बात करिएगा ही, फलना जाति का है, ये बड़ा जाति का, ये छोटा जाति का है, लेकिन ऐसे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब के कहना था। अभी हम लोगों को भी यही कहना है कि ये जातिवाद नहीं होनी चाहिए। जातिवाद के कारण ही हमारे समाज में, हमारे देश में चुनाव का गलत परिणाम निकलता है। अगर जातिवाद अगर नहीं होता तो हमारे समाज में बहुत अच्छे नेता चुनकर आते, क्योंकि जातिवाद के कारण ही ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं। और एक दूसरे को क्या होता है, अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है, मतलब दिखाया जाता है कि वो छोटी जाति का है, वो बड़े जाति का है। विश्व की किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है। विश्व की दूसरे देश में नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या होता है, भारत में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन, जाति प्रथा श्रम मतलब कामों के आधार पर विभाजन, कामों के आधार पर विभाजन, श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या होता है, ये कामों के आधार पर बांटा जाए तो यह स्वाभाविक मतलब सभी के अनुसार विभाजन ये नहीं है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। क्या होता है, मनुष्य की रुचि पर, किसी मनुष्य का ये नहीं होता है कि मेरा ये जाति है तो यही तो काम कर सकते हैं। उसका भी मन होता है कि मेरा स्वतंत्र है, जो मन करे वो काम करे, अपने मन के अनुसार काम करे। तो ये पहले था
कि उसके जाति के अनुसार काम दिया जाता था। अभी भी कहा जाता है वो धोबी है क्योंकि वो कपड़ा धोएगा, मोची है वो करेगा, ठाकुर है नहीं करेगा, लेकिन अभी नहीं चलता है, लेकिन पहले इसी तरह से था। उसके बाद क्या, रुचि पर आधारित नहीं है, और क्या है, कुशल व्यक्ति, कुशल मतलब हो खुशहाल व्यक्ति या समक्ष श्रमिकों समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित कर सके। कहता है मानव जो भी है यहाँ पे, उसको जो है बुद्धि और विवेक को हम लोग क्या करें, अलग अलग इसमें क्षमता को बढ़ाए और सीमा को विकसित करें। तो यहाँ कहा जिससे वह अपने पेशा क्या कहता है, पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यहाँ पर क्या कहा है, अपने जो भी उसको कार्य पसंद है वो अपने स्वयं से चुनाव कर सके। मेरा मन है हम कोई भी फलना कास्ट का है, हमको कोई वर्ग का है कोई मतलब नहीं है, हमको मन है शिक्षक बनने का, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास पढ़ाने के तरीके हैं, तो हम पढ़ाने के लिए आएंगे। जिस बच्चे को पसंद आएगा धीरे धीरे हमको पढ़ेंगे और हमसे आएंगे जुड़ेंगे। इसी तरह से होता है कि आज़ादी होना चाहिए, पहले इस तरह का आज़ादी नहीं था। यही प्रकार है स्वयं चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा था। इस सिद्धांत का जो था स्वयं नहीं था, उसके क्या था, विपरीत था। अब क्या कह रहा है, जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि दूषित मतलब सबसे खराब होता है, दूषित मतलब मिलावट खराब होता है। यह है कि इसमें मनुष्य की परिशिक्षण क्या होता है, प्रतिशिक्षण तो मतलब उसको जो होता है शिक्षा होता है उसको भी अथवा उसकी निजी क्षमता को भी विचार किए बिना, मतलब उसकी निजी विचार जो होता है और उसकी क्षमता होता है जो बोलने की करने की, उसको भी क्या करता है बिना मतलब विचार किए दूसरों की दृष्टि से, मतलब दूसरों की दृष्टि से क्या कर जाता है, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर देख के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण मतलब पेट में ही निश्चित तय कर दिया जाता है ये फलना कास्ट का है, ये फलना वर्ग का है, उसको क्या हो जाता है यही काम करना होगा। इस तरह के पहले जातिवाद मतलब वर्ग में था। ये बहुत ही मेरे अनुसार या किसी के अनुसार जातिवाद बहुत खराब है। तो ये हमारे समाज या हमारे देश में नहीं होना चाहिए, ताकि क्या होता है गर्भधारण में अगर मान लो बच्चों आप लोगों को कभी अगर कर दे कि आप लोग कोई भी बच्चे हो अगर पेट में उसका निश्चित कर दे आप लोग इस वर्ग के हैं, आपको यही काम करना हो, लेकिन वो जब पैदा हो अगर पढ़ लिख के थोड़ा सा ज्ञानी हो, अगर उसको इस इच्छा के अनुसार विरुद्ध काम करना पड़े, मतलब उसको मनपसंद काम नहीं मिले, तो कितना दुख होगा उसको, कहेगा इस धरती पर आने का मेरा क्या फ़ायदा हुआ, उससे भगवान हमको मार देता है। तो इसमें क्या होता है गर्भधारण के समय ही उसको निश्चित कर देता था। मनुष्य पेशा निर्धारित कर दिया, तो पेशा क्या देता था मनुष्य पहले से ही निर्धारित कर देता था, ताकि उसको पहले इससे चलता था तो निर्धारित करने में बहुत तकलीफ़ें आती थी, बेरोजगारी और कमियां के आती थी, क्योंकि दूसरा कास्ट का दूसरा काम कर नहीं सकता है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसके हिस्सा काम बचा हुआ रहता था। इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें देखेंगे। इसके बाद क्या है, जाति प्रथा पेशों के दोषपूर्ण है। क्या होता है, सबसे खराब है, दोषपूर्ण मतलब होता है बुराई से भरा हुआ। क्या होता है दोषपूर्ण मतलब बुराई से भरा हुआ, पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। क्या करती है, पेशे में बांध देती है। मतलब अगर मनुष्य को ऐसा कर दिया जाए, मान के चलो आप जीवित हुए हैं मतलब जन्म लिए हैं, तो आप लोगों के एक काम में आप लोगों को बांध दिया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, बहुत बुरी लगेगा, क्योंकि एक काम में बांधना उसको जीवन में जानवर के बराबर होता है। तो इसी कारण से क्या कर रहा है, दोषपूर्ण मनुष्य के बल में एक पेशे में बांध देते थे, और भले ही वो पेशा क्या होता है अनुप्रयुक्त था, मतलब उसके अनुसार नहीं होता था, उसके अनुसार नहीं होता था। अब मान के चलिए मेरे अनुसार कोई काम नहीं होगा तो कितना देर हमको काम करने में मन लगेगा, कभी नहीं। तो वही कहता है अनुप्रयुक्त या अपर्याप्त। अनुप्रयुक्त उसके अनुसार नहीं था और पर्याप्त नहीं था कि वो कर पाए। हमको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ की करने की क्षमता नहीं है, वो काम कितना देर तक कर पाएंगे, कुछ नहीं।
तो होने के कारण वह भूखे मर जाते। अब मान के चलिए हमको खाना बनाना नहीं आता है, कोई हमको कहे कि खाना बनाना है, मान के उसको क्या करता है, ये खाना ही बनाना इसको पड़ेगा, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से क्या होता था, बेरोजगारी मिलता था। मान के चलिए हमको कोई काम दूसरा नहीं आएगा, अगर दूसरे काम में हमको जाति के अनुसार बांट दिया जाए तो कितनी तकलीफ की बात आएगी। उसके बाद कहता है आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है कि क्योंकि उद्योग धंधों में प्रक्रिया, मतलब उद्योग जो बिजनेस करता था उसको काम काज के अनुसार मतलब बांट देता था, विभाजन कर देता, प्रक्रिया तकनीकी और निरंतर मतलब लगातार विकास, और कभी कभी क्या होता है अकस्मात। अकस्मात मतलब क्या होता है, अकस्मात मतलब होता है अचानक से, क्या होता है अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मनुष्य को अचानक अगर कोई काम करने का तरीका अगर बदलना पड़े तो अचानक उसको आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद कहती है यदि प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, परिस्थितियां होती है, मतलब जो भी काम करने की स्थिति होती है, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। तो मनुष्य की अगर स्वतंत्रता नहीं होता है, इसके लिए भूखों और मरने के अलावा चारा नहीं रह जाता। अगर मनुष्य को पेशा बदलने की अगर नियम नहीं देगा तो भूखे मरने के अलावा उसको कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जो काम पसंद नहीं है, जो काम करने की उसको जानबूझी नहीं है हमको ज्ञान, तो कैसे कर पाएंगे, उसके अलावा तो भूखे मरना होगा। तो कहता है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी जाति पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की क्या होता है अनुमति नहीं देती है जो उसका प्रेरक मतलब जो उसके अनुसार पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत मतलब लगातार वो काम करता रहा हो। परंपरागत मतलब होता है लगातार करता रहा हो, या उसका पिताजी या उससे पिताजी खानदानी तरह से कह सकते हैं करता रहा हो। इस प्रकार पेशा को परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख क्या कर दिया, प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण बनी है। क्या है, कारण बनी है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर दोषों से यहाँ पर युक्त कहने का मतलब रहता है जो है बहुत गंदा ये जाति प्रथा से भरा हुआ है। जाति प्रथा क्या हुआ है, बहुत गंदी तरह से भरा हुआ। जाति प्रथा बहुत गंदी चीज़ होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा क्या होता है, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, मतलब उसकी इच्छा पर, स्वेच्छा मतलब अपना इच्छा पर उसको निर्भर जाति प्रथा नहीं करती है। मेरा इच्छा दूसरा काम करने का है, लेकिन उसको जाति प्रथा होता है जो आपको जाति के अनुसार काम मिला है वही करना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना मतलब उसके अंदर की जो सोच बुद्धि है, उसके व्यक्तिगत रुचि मतलब उसका मन लगने का जो होता है, कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। उसको अगर कोई आज़ादी नहीं दिया जाएगा तो उसको महत्व भी नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न मतलब होता है बहुत पीड़ा, इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को क्या करते हैं, निर्धारित कार्य को अभिरुचि और रुचि के साथ साथ केवल क्या होता है विश्व, यहाँ पर क्या होगा, विश्व सख्तबात करते हुए ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू मतलब होता है जो मनुष्य को दुर्भावना से काम करने और काम क्या होता है करने के लिए, यहाँ पर दो काम नहीं हो एक काम होगा, काम करने के लिए
प्रेरित करती है। कम करने के क्या होता है, प्रेरित करती है। अगर जो दोषपूर्ण काम होगा हमको पसंद नहीं है तो वो कम करने में कितना देर लगेगा, कुछ देर नहीं, हमको नहीं कर सकते उस ज़्यादा देर। ऐसी ही स्थिति में जहाँ क्या होता है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने के वालों का ना दिल लगे, मतलब मेरा दिल ना लगे या कोई भी हो दिल ना लगे, तो लगता है ना दिमाग कोई कुशलता से प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मतलब हर तरह से क्या होता है, जाति प्रथा हानिकारक रूप में साबित होता है। प्रथा हानिकारक है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि या आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों का जकर कर निष्क्रिय बना देती है। तो ये क्या होता है, मनुष्य को आत्मविश्वास को तोड़ देता है। जो श्रम विभाजन है, काम करने की इच्छा को हटा देता है, उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती है। लोगों को मन टूट जाता है कोई भी काम करने में, अगर जाति का अनुसार बांटा जाता है तो उसके जाति के अनुसार या कामों के अनुसार नहीं बांटना चाहिए कोई भी। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर आप समस्या बता रहे हैं, और मैं समस्या के रचनात्मक के पहलू को लेता हूँ तो मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यही प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि जातियों को विरुद्ध इतना, तो फिर मेरी दृष्टि आदर्श समाज क्या है। तो वो पूछ रहे हैं मेरी दृष्टि आदर्श समाज क्या है, तो इसी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर बस छोटा सा बचा हुआ है, तो उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता। तो क्या उसका कहना था, मानना था, मतलब बाबा साहब का कहना था मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र और समानता मतलब एक दूसरे से, स्वतंत्र मतलब अपने मन के अनुसार उसका प्रभुता सब मिलजुल कर आधारित होगा। और क्या यह ठीक नहीं है, वो पूछ रहा है क्या यह ठीक नहीं है। भारत अर्थात भाईचारों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कह रहे हैं किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक क्या होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, मतलब सबसे जुड़ा होना चाहिए। हो सके ऐसे समाज की बहुविध मतलब बहुत विधि के अनुसार हितों में सबका भाग होना चाहिए, ताकि तथा सबको उनकी रक्षा के लिए समाज सजग मतलब हमेशा उस पर खड़ा रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में क्या होता है, अवध संपर्क अनेक साधन हो, मतलब अगर कोई सामान हमको नहीं है किसी को दूसरे का है तो उस जाति वाला से नहीं ले सकते, उसके भी साधन का भी कमी हो सकता है। क्या कहें, अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी की मिश्रण, मतलब कह रहा है साफ कह रहा है जैसे दूध पानी एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं, उसी तरह से हम लोग भाई मिलकर, यहाँ पर कह रहा है भाईचारों का यही वास्तविकता रूप है, भाई से दूध पानी के मिश्रण की तरह रह सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति है, शासन का एक नियम नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक क्या होता है, रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान, मतलब क्या होता है, ये आज़ादी मतलब कोई भी सामान हम ले सकते हैं, कोई सामान हम दे सकते हैं, आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धान संपन्न का भाव दिया हो। क्या कहा, इसमें मेरा मानना है कि सभी भाईचारा और समाज में मिलजुल कर रहे, और क्या कहा है, दूध पानी की तरह साफ भाईचारा दिखना चाहिए, ताकि लोगों को समाज में जाति प्रथा का कहीं नाम और निशान नहीं है। तो यहाँ तक समझा चुके हैं प्यारे बच्चों।
अब हम चलेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पर, हो सके तो आप लोग ध्यान से सही से देखिएगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग एडजेक्टिव पर। तो इसके सबसे पहले हम चलेंगे सर्व विभाजन की, यहाँ पे जो भी है ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा कौन है, इसमें विधा पूछा जाएगा। विधा मतलब निबंध है, भाषण है, कहानी है। तो ये क्या होता है, निबंध है। क्या होता है, निबंध है। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, एक चीज़ इसमें कलर दूसरा ले लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब, क्या होगा, बाबा साहेब, क्या होगा, बाबा, एक मिनट, थोड़ा मिस का हो गया, तो इसको बाबा साहेब क्या होगा, यह बाबा साहेब, क्या होगा, बाबा साहेब, ठीक है। ये बाबा साहेब उसका नाम था, भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहेब। तीसरा नंबर पे यहाँ है कि बाबा साहेब, यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद क्या कह रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। कहना मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मानव मुक्ति मतलब मानव के जो भी कार्यक्रम करने वाला था उसको कौन किया था, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लीजिए, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गया था। ये बड़ौदा नरेश पढ़ाए थे, आप लोगों को बड़ौदा नरेश हो जाएगा। यहाँ पर है क्या कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर की चिंतन व था रचनात्मक, क्या होता है, प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन कौन थे। हाँ, प्रमुख व्यक्ति जो था इसमें एक बुद्ध हो जाएगा, उसके बाद कबीर और उसके बाद ज्योतिबा फुले। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी। तो सबसे ज़्यादा भूमिका किसी को रही है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। यहाँ पर बाबा साहेब भी दे सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर की। उसके बाद क्या है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन थे, यहाँ पर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो थोड़ा राइटिंग अभी नया है तो थोड़ा सा राइटिंग इस पर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा माफ़ करना प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पे राइटिंग अभी थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है, इस कारण से मेरा इस पे राइटिंग सही से लिखने का तरीका नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे आ जाएगा, टेली कंसल्टेंसी के साथ काम करेंगे तो कोई भी चीज़ हो जाएगा, कर लेंगे, आप लोगों को अच्छी तो मिलेगा आगे चलकर। उसके बाद क्या कहता है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन थे। ये सब बुक जो है कौन लेखक थे, भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसमें बाबा साहेब भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या होगा, बाबा साहेब, ये भी जरूरी है, ठीक है, बाबा साहेब। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव चलते हैं, इसमें कौन सा है, कह रहा है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है बाबा साहेब, इसमें बाबा साहेब लग जाएंगे। उसके बाद क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में हुआ था, 21 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, 21 खंडों में। उसके बाद क्या कह रहा है, सर्व विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर की किस भाषण में लिया गया था, इलिहेशन ऑफ कास्ट में लिया गया था। किस को लिया था, इलिहेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद बाबा साहेब के विख्यात भाषण इलिहेशन ऑफ कास्ट
इलिमिनेशन ऑफ कास्ट रूपांतरण किसने किया था? क्या है, किसने किया था? तो ये होगा ललई सिंह यादव। किसने किया था? इसका जो भी बुक था इलिमिनेशन ऑफ कास्ट, एक सब क्या कहता है? ललई सिंह यादव। उसके बाद कहता है भारत के में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? जाति प्रथा था। क्या था? जाति प्रथा। उसका जाति प्रथा यहाँ पर जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण, रुचि पर आधारित काम नहीं था, इसी पर होने का कारण वही था। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? आदर्श समाज और भारतत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है, ये जाति प्रथा है। उसके बाद क्या? आधुनिक सभ्य समाज और विभाजन को आवश्यक क्यों मानते थे? कार्य कुशल के लिए। किसके लिए मानते थे? कार्य कुशल के लिए। भारत संविधान के निर्माता कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर बाबा साहेब भी सब जहाँ पे दे सकते हैं, तो बाबा साहेब भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहा है सच्चे लोकतंत्र कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह मिश्रण जैसी होनी चाहिए, दूध और पानी के जैसा। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सारा बता चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद इसमें हम चलने वाले हैं अब हम सब्जेक्टिव पर, जो एक ही वीडियो में आप लोगों का सारा चीज़ हम खत्म कर देंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो बने, तो आप लोग उसके लिए धैर्य बना के रखिए। तो इसके में चलते हैं सबसे पहले इसके सब्जेक्टिव पे। तो यहाँ पे आ गया है, क्या चीज़ आ गया? लघुत्तरीय। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का मतलब बताए थे आश्चर्य होता है। क्या होता है? यहाँ पे आश्चर्य की बात होता है, आश्चर्य के बारे में बात कह रहा है। उसके बाद इसमें कह रहा है क्या? उत्तर में लेखक के लिए विडंबना की यह बात है कि आधुनिक युग में जाति प्रथा को पोषकों, मतलब इसमें कई आदमी जो है इसमें समर्थन देते हैं, दो क्या? जातिवाद को कमी नहीं है, यही कहते हैं लेखक। उसके बाद कहते हैं जातिवाद पोषकों को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो कहते हैं जातिवाद के पोषकों के इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते थे। क्या मानते थे? आवश्यक मानते थे। और कहते थे कि जाति प्रथा एक श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम रूप है। क्या है? दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या होता है? कोई बुराई इसमें नहीं है। इसके बाद चलते हैं, क्या कहता है? जातिवाद एक पक्ष। जातिवाद क्या कहता है? जातिवाद में दिए गए तर्कों पर लेख का प्रमुख आपत्तियां क्या थी? लेख का मतलब उस पर क्या था आपत्ति जातिवाद के बारे में? तो कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह जाती थी कि प्रथा श्रम विभाजन साथ साथ लोगों को भी विभाजित करती है। लोगों को भी क्या करती है? विभाजित करता है। जो काम काज तो बढ़ती थी, लोगों को भी विभाजित करती थी। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता, परंतु किसी सभ्य समाज कार्यकुशल साथ साथ लोगों को विभाजन सही विभाजन नहीं है। ये बताया सही विभाजन नहीं है। सही रूप से ये विभाजन ऐसे नहीं होता है, काम के अनुसार भी बांटना या वैसे भी जाति के अनुसार बांटना। 4 में कहते हैं जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो मतलब स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि स्वाभाविक है ही नहीं। जाति प्रथा सभी की अधिकार के अनुसार है ही नहीं, क्योंकि सभी को मिला जुला कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, वही है सभ्य समाज के रूप में। तो यहाँ पर भारत की जाति प्रथा की एक ही और विशेषता है कि यह श्रमिकों और अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचे और नीच
का दर्शाता है जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है जाति प्रथा भारत के बेरोजगारों का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। तो कहते हैं उत्तर में यहाँ पे भारत में जाति प्रथा लोगों के कोई ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है। लोगों को कार्य क्या कहता है, चुनने नहीं दे रहा था, जो चुनने का अधिकार ही नहीं दे रहा था। तो उसी में उनके क्या कहते हैं पूर्वजों ने क्या हो, लोगों ने अपने पूर्वजों को कार्य चुनते ही, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना। क्या होता है, बेरोजगारी मतलब काम काज नहीं मिलता था, उसके प्रमुख कारण बना कौन चीज़, जाति प्रथा। उसके बाद क्या कहता है लेखक, आज उद्योगों और गरीबों के उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना जाता है। लोगों तो जाति प्रथा को मानते हैं, तो सबसे लेखक कहते हैं, लेखक को कहा गया है लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे बताया है, जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को क्या करता है, स्वाभाविक अनुसार कार्य चुनने का अनुमति ही नहीं देती है। अपने मन के अनुसार काम करने का अनुमति ही नहीं देता है, वही दिक्कत होता है लेखक के अनुसार। उसके बाद कहता है लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं पर जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिससे आर्थिक और क्या होता है रचनात्मक पहलू पर सबसे प्रमुख असर पड़ा। उसके बाद कहता है सच्चे लोकतंत्र स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यहाँ पे एक ही है होगा, आवश्यक माना है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी का मिश्रण जैसा भाईचारा बनाने की आवश्यक की बात कहा था। यहाँ पे आप लोगों को जो भी था इसमें सारे ऑब्जेक्टिव, पहले जो भी बुक का था वो बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, सब्जेक्टिव बताए, एक ही वीडियो में सारे चीज़ बता चुके हैं। अगर किसी को चाहिए मेरा ये जो भी पढ़ा है इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करना जरूर, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो एक ग्रुप बनाने वाले हैं व्हाट्सअप चैनल पर, तो जो आप लोगों की इस पर फ्री में दे सकते हैं, आप लोग वहाँ से इसको लिख सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपना। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।